तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि सोलो लेवलिंग का यूनिवर्स जब बना ही था तब इस यूनिवर्स में लाइटनेस और डार्कनेस थी। कुछ समय बाद एब्सोल्यूट बीइंग लाइटनेस से रूलर्स को बनाता है और डार्कनेस से मोनार्क्स को बनाता है। फिर एक दिन रूलर्स डिसाइड करते हैं एब्सोल्यूट बीइंग को टपकाने का, लेकिन एक रूलर अभी भी था जो कि अभी भी एब्सोल्यूट बीइंग के लिए लॉयल था और उसका नाम था एसबॉर्न। लेकिन वो अकेला था इसलिए वो बाकी रूलर से हार जाता है। लेकिन तभी उसके अंदर से एक पावर निकलती है जिसमें जब भी वो अराइज बोलेगा तब उसके आसपास के जितने भी लोग मर चुके होंगे वो सब जिंदा होके इसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाएंगे। इन सब पावर से एसबॉर्न फिर से एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक एब्सोल्यूट बीइंग मर चुका था। उसके बाद एसबॉर्न मोनार्क्स की तरफ चला गया और वो बन गया शैडो मोनार्क। अगर तुम्हें इसे और डिटेल में जानना है तो तुम मेरे चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हो। एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग के टूल्स और वेपन्स ले लिए थे जिससे वो मोनार्क से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। लेकिन जब एसबॉर्न मोनार्क बना तब ये पावर गैप फिर से फिल हो गया, मतलब फिर से इन दोनों ग्रुप्स का पावर लेवल एक ही लेवल पर आ गया और उसके बाद फिर से वॉर स्टार्ट होती है जिसमें फिर से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन शैडो मोनार्क अराइज बोल के उनको फिर से जिंदा करके अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेता है जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था और एक टाइम पर वो सोलो लेवलिंग का सबसे ज्यादा ताकतवर बीइंग बन गया था, जिससे रूलर्स को तो डर लग ही रहा था लेकिन मोनार्क्स को भी शैडो मोनार्क से डर लगने लगा था। जिससे दो मोनार्क जो कि थे फैंग मोनार्क और डीमन किंग बैरन, ये दोनों शैडो मोनार्क के साथ गद्दारी करबे और इनकी शैडो मोनार्क से एक वॉर होती है जिसमें शैडो मोनार्क की आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन शैडो मोनार्क उन्हें भी सक्सेसफुली हरा देता है और उसके बाद उन्हें गद्दारी करने के लिए बहुत ज्यादा मारता है। लेकिन उधर से सक्सेसफुली फैंग मोनार्क भाग जाता है और बैरन वहीं पर रह जाता है और शैडो मोनार्क उसे बहुत ज्यादा ब्रूटली मार देता है। और बैरन के मरने के बाद उसी समय शैडो मोनार्क के पास रूलर्स आ जाते हैं, लेकिन शॉकिंगली वो शैडो मोनार्क से माफी मांगते हैं और शैडो मोनार्क को फिर से रूलर बनने को बोलते हैं। लेकिन शैडो मोनार्क उनका ऑफर ठुकरा देता है और फिर रूलर्स वहां से चले जाते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि अचानक से रूलर्स का आना कोई उनका प्लान होगा तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि रूलर्स एकदम साफ दिल के हैं। इसके बाद शैडो मोनार्क कुछ टाइम के लिए चुप हो जाता है और अपनी आर्मी को फिर से रीबिल्ड करता है। फिर जब शैडो मोनार्क बाकी के मोनार्क्स के पास जाता है तब ड्रैगन एम्परर उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। उसके बाद काफी टाइम तक मोनार्क्स अपनी आर्मी को रीबिल्ड करते हैं और जब उनकी आर्मी बन जाती है तब उन्हें लड़ने के लिए एक नई जगह चाहिए होती है और वो जगह होती है अर्थ। लेकिन जब तक वहाँ पे रूलर जाते हैं तब तक मोनार्क्स ने पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने जोरो तक को मार दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है एक प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि रूलर्स के पास था कप ऑफ रीइंकार्नेशन जिसका यूज करके वो समय को 10 साल पीछे कर देते हैं। लेकिन इस टूल का डिसएडवांटेज ये है कि इसको कुछ ही टाइम यूज करा जा सकता है, क्योंकि रूलर्स के पास जो भी टूल है उनको वो लिमिटेड टाइम से यूज कर सकते हैं। और फिर इस कप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बार होता है जिसमें कभी रूलर जीतते हैं तो कभी मोनार्क्स। और फिर रूलर सोचते हैं कि अब वो ह्यूमंस को भी पावर देंगे, जिससे शुरू होता है अवेकनिंग का सिलसिला जिसमें बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं और उनके अंदर होते हैं मॉन्स्टर्स और उनको मारने के लिए होते हैं हंटर्स। और उन्हीं में से कुछ हंटर किसी न किसी रूलर या मोनार्क के वेसल बनते हैं। लेकिन फिर शैडो मोनार्क और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनके लिए कोई ह्यूमन वेसल ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और मुश्किल छोड़ो, कोई ऐसा ह्यूमन था ही नहीं जो कि इनकी पावर्स को हैंडल भी कर पाए। लेकिन फिर यहीं पर आता है आर्किटेक्ट, जो कि शैडो मोनार्क के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिससे किसी को शैडो मोनार्क का वेसल बनाया जा सके। और इसी सिस्टम से शैडो मोनार्क अपने वेसल के रूप में चुनता है जिन्वू को और यहीं से शुरुआत होती है हमारी जिन्वू की कहानी की। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बाकी मैं मिलता हूं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।